Hello, welcome all in another session of material costing revision. अब तक हमने सीखा कि हाउ मेनी यूनिट्स टू ऑर्डर और उससे मटेरियल कॉस्ट पे कितना इम्पैक्ट होता है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स व्हेन टू ऑर्डर. व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुम जब भी ऑर्डर करो आ जाएगा. ऐसा भी नहीं है कि अभी खत्म हुआ चलो अभी फोन करो और अभी का अभी आ जाएगा इमीडिएटली. ऐसा नहीं होता है. आप ऑर्डर करोगे तो इट विल टेक टाइम टू डिलीवर एंड दैट इज कॉल्ड एज लीड टाइम. दैट इज कॉल्ड एज लीड टाइम. तो तब इन दैट पर्टिकुलर केस that you should understand the perfect time for ordering. That is called as when to order. So now we'll take concept called as when to order. When to order, तो जब हम ऑर्डर करते हैं हमको ऐसे कहा जाता है, वी ऑल स्टडी इन द सेम कॉन्टेक्स्ट दैट व्हेन यू आर सपोज टू हैव अ थॉट प्रोसेस, द थॉट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी पॉजिटिव. अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो सब बुरी बुरी चीजें होंगी. थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, आई मीन टू से, देखो कुछ बहुत सिंपल है. ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, he could like take the twin towers, but ये बुरा काम था. लेकिन ये बुरा काम के लिए उसको पॉजिटिविटी बहुत चाहिए. You cannot do any work no matter whether it is good or bad, for that you need to be very very positive. तो सर इसका मतलब क्या है when to order? When to order there will be such different type of consumption, that is maximum consumption, maximum usage, that will be minimum usage, there will be normal usage. ओके, तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ यूसेज. यानी अपने घर पे भी अगर खाना बनता है तो एक अंदाज रहता है कि हाँ कम से कम इतना खाना ना तो बनाना ही पड़ता है. तो दूसरा क्या होता है, हाँ ज्यादा से ज्यादा हम इतना खाना बनाते हैं, और नॉर्मली नाइदर मोर नॉर लेस. तो ऐसा तीन टाइप का खाना रहता है, कंजम्पशन ऑफ फूड रहता है. एंड दूसरा आप ऑर्डर करो, जैसे आपने ऑर्डर किया तो लेट मी टेल यू, ऑर्डर रीच करने के लिए देयर कैन बी लीड टाइम. लीड टाइम मतलब आप जब भी ऑर्डर करते हो, लाइक आप होटल से ऑर्डर करते हो तो वो आपको टाइम बताता है दिस टू दिस, दिस टू दिस मतलब मिनिमम इतने समय लगेगा और मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा. सर आधे घंटे से एक घंटे में आएगा, तो कम से कम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 hour इट विल टेक टू रीच द प्रोडक्ट एट योर हाउस फॉर डिलीवरी. करेक्ट. नाउ because of this scenario we need to understand as if how many units to order. अभी हाउ मेनी यूनिट्स टू ऑर्डर के लिए सिचुएशन है आपको समझना पड़ेगा. is something called as reorder level. ROL is called as reorder level, and there's something called as reorder quantity, that is ROQ. ROQ is always equal to EOQ. ROQ is always equal to, that is nothing but EOQ. तो हमने अगर रीऑर्डर लेवल डिजाइन किया तो सिचुएशन के बेसिस पे देयर कैन बी मैक्सिमम स्टॉक लेवल, there can be minimum stock level, there can be maximum stock level, and there can be minimum stock level.
पहली बात तो ये, तो अब मुझे तीन चीजें ढूंढनी है. आई नीड टू फाइंड थ्री थिंग्स. आई नीड टू फाइंड ROL, आई नीड टू फाइंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड आई नीड टू फाइंड मिनिमम स्टॉक. ROL मतलब जब मेरे गोडाउन में इतने यूनिट्स पहुंच जाएंगे ना, तब मैं ऑर्डर करूंगा. ऑर्डर करते समय तुम्हारा माइंड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं एज पर द थ्योरी. अगर आपका माइंड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव कब होगा? तो कहना से बिजनेस बहुत जोरों से होगा. यस और नो? बूम पीरियड, ऐसा सोचोगे जैसे कि बूम पीरियड है. यस और नो? यस सर. तो आपका यूसेज कितना होगा? बूम पीरियड में आपका रॉ मटेरियल यूसेज कितना होगा? कहना से मैक्सिमम. हाय हाय सर. बरोबर ना? मैक्सिमम होगा सबसे हाई. इतना क्वांटिटी तो मुझे चाहिए. प्लस कहना से सिर्फ आप खुश हो तो जरूरी नहीं है कि सब लोग, मतलब you will be happy only when your surrounding is also happy. Moral of the story is your happiness is subject to environment also. मतलब सिर्फ आप खुश है, लेकिन आपके सामने अगर कोई बच्चा है और सब लोग रो रहे हैं, तो let me tell you, you will not be happy, you will also become sad. So to remain happy, the environment should also be happy. तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका मतलब सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है. अगर सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कहने से सप्लायर इज ऑल्सो वेरी बिजी. एंड इफ सप्लायर इज ऑल्सो बिजी, तो सप्लायर कितना टाइम लेगा आपको गुड्स डिलीवर करने के लिए? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डिलीवर द गुड्स? कहने से मैक्सिमम टाइम. यस सर. So hence the formula of ROL is maximum usage into maximum lead time. Have you understood how the formula is derived? यस सर. Now this is the situation. अगर आपने सोचा बूम पीरियड है और एक्चुअली बूम पीरियड रहेगा, तो यूनिट्स तब आपके गोडाउन में आएगा जब आपके गोडाउन में यूनिट्स क्या हो गए रहेंगे? 0 यूनिट्स रहेंगे. लेकिन अगर सिचुएशन आपने जैसे सोचा वैसा नहीं रहा, तो देयर कैन बी स्टॉक लेवल. तो देयर कैन बी स्टॉक लेवल. ऐसा है कि आपका स्टॉक है ना, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकता है. आपका स्टॉक कितने लेवल तक पहुंच सकता है? मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकता है. तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहना से आपने जब ऑर्डर किया तब आपके गोडाउन में कितने यूनिट्स थे? ROL कितने यूनिट्स थे? अभी कहना से ऑर्डर आया. ऑर्डर कितने यूनिट्स का आया? ROQ मतलब EOQ. तो वो ऐड कर दिया. जब आपने ऑर्डर किया तब गोडाउन में इतना है, और जब ऑर्डर आया तो कहना से कुछ तो यूनिट्स यूज हुए रहेंगे. माइनस कितना यूनिट्स यूज हुआ रहेगा? गोडाउन में ज्यादा यूनिट्स कब हो जाएंगे? जब आपने जैसा सोचा, जब आपने जैसा सोचा एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. तो 0 यूनिट्स के बजाय गुड्स बढ़ जाएंगे. तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब हो सकता है? आपने सोचा बूम होगा, लेकिन हुआ क्या? रिसेशन. रिसेशन लेवल में आपका कंजम्पशन कितना होगा? मार्केट में काम नहीं है तो आपका प्रोडक्शन कितना होगा? कम, एकदम डाउन हो कम जाता. होगा. अगर कम होगा तो आपका यूसेज है मिनिमम. और सिर्फ आपके पास नहीं काम है, बाकी सबके भी पास काम नहीं है. अगर आपके पास भी काम नहीं है, दूसरों के भी पास काम नहीं है, तो कहने से सप्लायर के भी पास काम नहीं है. अगर सप्लायर के पास काम नहीं है, आपने ऑर्डर किया, तो कब तक डिलीवर करेगा? एकदम जल्दी. एकदम कम टाइम में. दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम लीड टाइम.
Hence, formula is for maximum level ROL plus ROQ minus minimum usage into minimum lead time. Have you understood? Yes, sir. Great. अभी हमने दोनों एक्सट्रीम लेवल सोचा, बहुत अच्छा भी सोचा और बहुत वर्स्ट भी सोचा. डोंट यू थिंक नॉर्मल भी हो सकता है? अगर नॉर्मल हुआ ना इधर अच्छा नॉर बुरा, तो आपका स्टॉक लेवल 0 नहीं हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मिनिमम स्टॉक लेवल पे आएगा. कितना? मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल आपने ऑर्डर किया तब आरओएल था. नाउ यू विल नॉट ऐड फ्रेश ऑर्डर क्योंकि आप मैक्सिमम नहीं सोच रहे हो. तो आपका कंजम्पशन कितना होगा? सर सिचुएशन इज नाइदर टू गुड नॉट टू बैड, तो आपका यूसेज कितना होगा? एवरेज. एवरेज, यानी ये एवरेज यहाँ पे मतलब नॉर्मल, नॉर्मल यूसेज रहेगा. और कैन आई से आपके सप्लायर भी उतने फ्री नहीं है कि तुरंत दे देगा, और ऐसे भी बिजी भी नहीं है कि बहुत टाइम लगाएंगे. तो कितना टाइम लेंगे? एवरेज टाइम. तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज लीड टाइम. तो ये फॉर्मूला हो गया ROL मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो ROL का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम. एंड मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है ROL माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम. क्या आपको ये तीनों फॉर्मूला समझा है? Yes, sir. You proceed ahead with the problem. Okay. So let's do a sum. Sum number 12, page number 67. ऐसे सब मटेरियल कॉस्टिंग के सम आने के चांसेस बहुत ब्राइट है. टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, उसका नॉर्मल यूसेज दिया है 50 यूनिट्स पर वीक. रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है ए का 300 और बी का 500. नॉर्मल यूसेज दोनों के लिए सेम है. मैक्सिमम यूसेज 75 पर वीक एंड मिनिमम 25 पर वीक. इसका मतलब सर नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज ऑफ मटेरियल ए एंड बी इज सेम. रीऑर्डर अलग अलग है, रीऑर्डर पीरियड भी अलग अलग है, क्योंकि उसका मतलब मैं समझ गया कि ये सेम सप्लायर से मैं बाय नहीं करता. ए का सप्लायर अलग रहेगा, बी का सप्लायर अलग रहेगा. कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट reorder level, minimum level, maximum level and average stock level. तो चलो let's find out. तो it is A, B, maximum usage. Maximum usage is given in weeks, so that is 75 for both the case. Minimum is also both same for both the case. That is how much? 25. And your normal for both the case is also same 50. So now EOQ, that is ROQ, is separate 300 and 500. Maximum lead time 6 weeks
and year 4. Minimum lead time 4 and 2. Average lead time बोलो, दिया नहीं है वो ढूंढना पड़ेगा. So what is average lead time? 6 plus 4 divided by 2 कितना आया? For A 5 आएगा. For A it is 5. Okay, for B 3. 3. Very good. तो चलो अभी तो मैं सब कुछ ढूंढ सकता हूँ. ROL भी ढूंढ सकता हूँ, मैक्सिमम भी ढूंढ सकता हूँ, मिनिमम भी ढूंढ सकता हूँ, एवरेज भी ढूंढ सकता हूँ. तो ROL, सबसे पहले ROL ढूंढना पड़ेगा. ROL is maximum usage into maximum lead time. Similarly, for B, then maximum stock level is ROL plus ROQ minus minimum usage into minimum lead time. Then minimum का फॉर्मूला है ROL minus normal usage into average lead time. Into average lead time. An average stock level is opening plus closing divided by 2. बस ये फाइंड आउट कीजिए फॉर बी ऑल्सो and the sum is done. And the sum is done. 450 and 300, 200 and 150, 650 and 750, 425 and 450. Institute module is correct. क्या आपको समझा है पूरा? Yes sir. Great. Great. Hold on. Now we'll see another topic of material costing, that is how to find material turnover ratio. मतलब क्या स्पीड से मेरा मटेरियल कंज्यूम हो रहा है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स. तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन टाइम्स, इट कैन बी एक्सप्रेस इन डेज, मंथ्स या वीक्स में. ऊपर भी ऑलवेज रिमेंबर ये सब में ऐसा दिया था, इजी है, सब कुछ वीक में दिया था. ऐसा हो सकता है कि यूसेज वीक में दिया और लीड टाइम आपको मंथ्स में दिया है. तो लेट मी टेल यू, उनका जो टाइम का यूनिट है वो सेम होना चाहिए. मतलब अगर यूसेज का वीक्स है तो लीड टाइम शुड आल्सो बी इन वीक्स. अगर यूसेज डेज का है तो लीड टाइम भी किस में होना चाहिए? डेज. सो एंड सो फॉर्थ. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बट अगर लोग ने क्वेश्चन में अलग अलग दिया होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा. अच्छा ओके सर. अगर अगर डेज में दिया है यूसेज और तेरे को लीड टाइम वीक्स में दिया है तो वीक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 डेज पर वीक है क्या, क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से. ओके सर. ओके. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यस सर. ठीक है बेटा. आइदर डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर, नहीं तो वीक को डेज में. ठीक है. यस सर. Okay, we proceed ahead. From the following data for the year ended 31st December 16, calculate the inventory turnover ratio of the two items and put forward your comments on them. Material A or material 2, opening plus purchase and closing.
तो आपको क्या चाहिए, हाउ डू वी फाइंड मटेरियल टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब है मेरा स्टॉक कितना जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता, व्हाट इज द साइकिल। तो लाइक फॉर एग्जांपल, आपने पूरे साल में 100 रुपीज का कंजम्पशन किया रहेगा और अभी आपके गोडाउन में 10 रुपए का स्टॉक है, तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? आई रिपीट, आई चेंज द क्वेश्चन। अगर अगर मैं पूरे साल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरे साल में 1000 रुपीज का मटेरियल मैंने बेचा, ओके सर, बेचा आपने, उसका सेलिंग प्राइस क्यों नहीं लिया, आप कॉस्ट क्यों ले रहे? क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट, तो दोनों वैल्यूज कॉस्ट पे होने चाहिए, तो कंपैरिजन थोड़ा बेटर होगा। इसलिए सेल्स लेने के बजाय हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1000 और अभी मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है वो 200 रुपीज का है, अभी जो स्टॉक पड़ा है वो कितना रुपीस का है, 200। तो व्हाट इज माय स्टॉक टर्नओवर रेशियो? तो मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया 5। क्यों 5? मतलब 5 बार सर्कल हो गया सर, स्टॉक आया, ओके, और वो मैंने कितने बार सर्कल को कन्वर्ट किया, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मेरा पूरा स्टॉक खत्म हो गया साल भर में। साल भर में मुझे 5 बार खरीदना पड़ा, यू कैन से दैट। तो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कैसे आया, COGS अपॉन स्टॉक। अभी स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक, एवरेज स्टॉक, इसलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और वही चीज आपको डेज में भी मिलेगा सर, डेज में मिलेगा तो बहुत आसान है। COGS जो है वो पूरे साल भर का है, साल भर का मतलब क्या, एनुअल। it can be annual. Annual can be of how many months? 12 months. It can be of 52 weeks or it can be of 365 days. अगर COGS इतना है तो स्टॉक के लिए कितना, मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन पीरियड जानना है, तो स्टॉक इनटू दैट इज एवरेज स्टॉक into 12/52/365 upon COGS, ये फॉर्मूला हो गया। इट कैन बी स्टॉक into 12 और 365 और 52, और नहीं तो वो स्लैश डिवीजन लगेगा आपको, और yes, it should be 12 or 52 or 365 divided by COGS. Is that very clear? यस सर। तो चलो लेट्स सी दिस सम। आपको टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना। मटेरियल ए एंड बी, ओपनिंग स्टॉक 10,000, 9,000, परचेज 52,000 and 27,000,
क्लोजिंग स्टॉक 6,000, 11,000। तो मेरा COGS मुझे मिल सकता है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओके, एंड आई नीड टू फाइंड एवरेज स्टॉक ऑल्सो। एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग divided by 2. Yes, this is all done, and now I can find stock turnover ratio. Stock turnover ratio is COGS upon average stock. 7 times. This is 7 times. Okay, and this will be 2.5 times. तो कौन जल्दी मूव कर रहा है? Which is called as fast moving stock? Can you please tell me? So 2.5. नो, जितना ज्यादा मूव करेगा, जितना ज्यादा मूव करेगा वो फास्ट है, जितना स्लो मूव करेगा, जितना कम नंबर है उतना स्लो मूव करेगा। ओके, Okay, sir. ये ये 7 का मतलब है उसने पूरे साल में 7 बार चक्कर मारा हाँ, और बी 2.5 बार चक्कर मारा, तो ऑफ कोर्स फास्ट मूविंग इसको करेगा जो ज्यादा चक्कर मारेगा। yes sir. yes or no? That's why A is fast moving and this is slow moving. ये कंपैरिजन हो गया। तो यू कैन फाइंड इन डेज, मंथ्स और वीक आल्सो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन डेज, मंथ्स एंड वीक्स। हमें ज्यादा डेज, ज्यादा मंथ और ज्यादा वीक्स किसका मिलेगा? बी का, क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्टॉक पड़ता है। क्यों ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ रहता है? क्योंकि वो कम चक्कर लगाता है। जितना कम चक्कर लगेगा उतना कम गुड्स जाएगा। गुड्स अगर कम जाएगा तो आपके पास ज्यादा पड़ा रहेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। क्या है फॉर्मूला? स्टॉक दैट इज एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS मल्टीप्लाइड बाय डेज ना, तो 365। सिमिलरली मंथ के लिए एवरेज स्टॉक into 12 divided by COGS. And last but not least, weeks. So average stock into 52 weeks divided by this. तो या तो 52 डेज, नहीं तो 1.714 मंथ, नहीं तो 7.42 वीक्स। ये हो गया ए के लिए। सिमिलरली बी के लिए भी होता है। तो देख, मैंने आपको कहा था कि देखो जिसका चक्कर, जिसका टाइम कम रहेगा ना, उसका स्टॉक देखो डेज, मंथ या वीक में ज्यादा आएगा कंपेयर टू जिसका टाइम्स ज्यादा है, उसका डेज, मंथ और वीक में कम आएगा। क्या समझा है बेटा? Yes sir, समझा। हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. ग्रेट। अभी मिसलेनियस टॉपिक्स है जो मुझे लेने हैं। मोस्टली सब चीज कवर हो चुका है। मिसलेनियस टॉपिक्स है। इस थ्योरी बहुत है तो आपको मालूम होना चाहिए। मटेरियल कॉस्ट, you need to understand परचेज रिक्विजिशन।
परचेज रिक्वेजिशन मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो उसका रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट करना कि मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर जॉब के लिए, दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म, वो मालूम होना चाहिए। परचेज ऑर्डर को पीओ बोलते हैं, परचेज ऑर्डर को पीओ बोलते हैं। पीओ इज एन डॉक्यूमेंट जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहता है बिटवीन द टू पार्टीज, सो दैट्स कॉल्ड एज परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद गुड रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन नोट, गुड रिसिप्शन जीआरएन बोलते हैं, ओके जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नंबर। गुड्स रिसीव नंबर मतलब आपने गुड्स, कंपनी ने गुड्स रिसीव किया एंड दे आर इन ऑर्डर, हमने कैंसिल किया नहीं। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, sir. फिर ये सब तो बता दिए। सेंट्रलाइज स्टोर मतलब सब कुछ एक जगह पे स्टोर किया है, जिसको भी चाहिए वो सेंट्रल मतलब वो एक ही जगह पे आएगा और गुड्स लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब वो लोग आज घर पे ही शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग गुड्स रखना, दैट्स कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज। ये सब बोल दिए। यस, देन this next concept called as bin card and store ledger. बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। बिन कार्ड में हम लोग सिर्फ सारे मटेरियल के क्वांटिटी का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से कितना क्वांटिटी कौन से प्रोजेक्ट के लिए लगाया हुआ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बिन कार्ड। बिन कार्ड इज ओनली respect to data which is in quantity not in value। लेकिन स्टोर लेजर में क्या आएगा, क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। दिस वाज डिफरेंस बिटवीन स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड। Now there are two type of inventory system, perpetual inventory system and periodic inventory system। periodic inventory system मतलब मैं स्टॉक एवरी ट्रांजैक्शन के बाद कैलकुलेट नहीं करता, एक पर्टिकुलर पीरियड में ही कैलकुलेट करता हूं, दैट मीन आई वैल्यू माय स्टॉक एवरी 31st August, सो दैट इज वंस ईयर। तो मैं पूरे साल भर में मुझे स्टॉक की वैल्यू ही पता ही नहीं चलता कि कितना स्टॉक है, क्यों? क्योंकि मैं वैल्यू नहीं करता। मैं कब वैल्यू करता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो लेट मी टेल, आपका बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। बिजनेस के ऊपर ध्यान रखने के लिए क्या होना चाहिए? परपेचुअल, परपेचुअल लेना चाहिए। परपेचुअलिटी लेना चाहिए मतलब आपको ऐसा प्रॉमिस करना है इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड दैट यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग वर्क। तो परपेचुअल का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। जैसे एक ट्रांजैक्शन हो गया, हम लोग क्या करेगा? स्टॉक का वैल्यू करेगा। तो परपेचुअल में मुझे स्टॉक की वैल्यूएशन अलग करने की जरूरत नहीं है, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद मुझे स्टॉक की वैल्यू मिल जाती है। पीरियोडिक के लिए क्या है? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम मतलब जैसे मैंने कहा कि 31st अगस्त, एवरी 31st अगस्त को मैं क्या करूंगा? गुड्स को वैल्यू करूंगा, या इट कैन बी एनुअली और इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी 6 मंथली, डिपेंडिंग आपका कितना स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो परपेचुअल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। पीरियोडिकल मैंने अभी बताया। एबीसी एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एबीसी एनालिसिस? So मैं रॉ वो मटेरियल को ना also कैटेगराइज करूंगा। I will categorize raw material into three types of goods, three stages. One is called as A category goods, second is called as B category goods, and third is called as C category goods। A category goods, ए कैटेगरी गुड्स मतलब दोज गुड्स जो अपनी लाइफ में उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है और हमारे पास उसकी क्वांटिटी कम होती है। एग्जाम्पल,
कार, हाउस एक्सेट्रा, ये सब की वैल्यू बहुत हाई होती है, बरोबर है। लेकिन आपके पास कितने कार और हाउसेस होते हैं? बहुत कम नंबर ऑफ क्वांटिटी, यस और नो? Yes, sir. Hence they are called as A category goods. ए कैटेगरी गुड्स के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसका क्वांटिटी छोटा है इसलिए ध्यान रखने में आसानी होती है, लेकिन आपको उसका स्टोरेज अच्छी तरह से रखना चाहिए ताकि उसमें नुकसान ना हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज ए कैटेगरी गुड्स। बी कैटेगरी गुड्स, बी कैटेगरी गुड्स इज नॉर्मल क्वांटिटी, मतलब थोड़ा सा हेवियर नंबर ऑफ क्वांटिटी देन ए कैटेगरी गुड्स, लेकिन उसका वैल्यू ए कैटेगरी से कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, कपड़े, ओके, इन आवर केस वी कैन टॉक अबाउट क्लोथ्स। तो हमारे पास क्लोथ्स थोड़े ज्यादा होते हैं, घर जितने एक आध दो नहीं होते, थोड़े से ज्यादा होते हैं, और उनकी वैल्यू थोड़ी घर से कम होती है, ओके, इतनी ज्यादा होती नहीं। दे कम अंडर बी कैटेगरी। सी कैटेगरी गुड्स, सी कैटेगरी गुड्स मतलब बहुत कम वैल्यू, ओके, और उसके बहुत सारे क्वांटिटीज, बहुत कम वैल्यू और उसके बहुत सारे क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड एज सी कैटेगरी गुड्स। तो अगर ऐसा कैटेगरी बना के क्या मतलब है सर? ऐसा कैटेगरी बना के मैं उतना चीज ए कैटेगरी के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, बी पे थोड़ा कम और सी पे लीस्ट, ताकि अगर वहां पे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट कम्स वेद एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय वेद एनालिसिस? वेद इज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल, वाइटल मतलब, वाइटल मतलब वो सारी चीजें जो आप चाहते हो कि कभी वो कम ना पड़े, दे आर कॉल्ड एज वाइटल। एसेंशियल, सर एसेंशियल वो चीज है कि अगर ये कम भी पड़ गया तो मेरा प्रोडक्शन पूरा रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज एसेंशियल। डिजायरेबल, डिजायरेबल आर दोस काइंड ऑफ गुड्स जिस जो आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट, that is what is called as VED analysis, vital, essential and desirable analysis. Then FSN, FSN मतलब मूविंग, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग या नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग जिसका टाइम हायर रहता है तो वो फास्ट मूविंग है, जिसका टाइम कम रहता है तो वो स्लो मूवर है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। एफएसएन के बाद जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम सुपर है। जापान में, जापान से आता है, लाइक दे डोंट कीप स्टॉक ओनली, क्योंकि देखो वहां पे इतना अर्थक्वेक होता है ना, तो अगर बोलते स्टॉक बना के रखा तो शायद से नुकसान हो सकता है, तो हम ज्यादा बना स्टॉक रखते ही नहीं, हम तभी बनाते एज एंड व्हेन द पर्सन कम एंड बाइज द टॉप या प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब हम यूनिट्स बना के नहीं रखते, उनको इतना परफेक्ट अंदाजा रहता है, उनको मालूम है इतने टाइम के बाद कस्टमर बाय करने आएगा, वो बरोबर उसके पहले खत्म कर देता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी मैंने आपको बताया, एंड एंटायर सम इज डन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? Yes, sir. With this we complete our material costing revision. ठीक है? Yes, sir. Okay. So with this we'll meet in the next lecture for the further topics. Thank you very much. God bless you all.